दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं बाल विकास का बैच 2014 का पेपर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। वेलकम टू वाह गुरुजी। दोस्तों तो आज देखेंगे हम बाल विकास का 2014 बैच का पेपर। आपको बता दें इसके लिए हमें 2 घंटे मिलते हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 40 होते हैं, जिसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहले बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिनकी संख्या 15 होती है। फिर अतिलघु उत्तरी होते हैं जिनकी संख्या भी 15 होती है। दोनों क्वेश्चंस 1-1 नंबर के होते हैं और फिर 10 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो लघु उत्तरी होते हैं जो 2-2 नंबर्स के होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। तो दोस्तों बाल विकास का विभाजन जो है हम 3 अवस्थाओं में करते हैं। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। ये किसके अनुसार है, ये मनोवैज्ञानिक थे शैले, उनके अनुसार है। कोई मनोवैज्ञानिक 4 अवस्थाएं बताता है, कोई 8 बताता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। हमें यही 3 अवस्थाएं पढ़नी भी होती हैं और यही 3 अवस्थाएं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। जो हमें पूर्वजों से गुण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका आनुवंशिकता, जिसकी स्टडी जो है हम बायोलॉजी के एक जो उसकी ब्रांच है उसका नाम होता है जेनेटिक्स, अर्थात आनुवंशिकी, उसके अंतर्गत करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे उनका नाम है थर्स्टन। थॉमसन ने क्या किया था, थॉमसन ने जो है प्रतिदर्श बुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्ध का मापन करता है। टीएटी नहीं होगा, सीएटी नहीं होगा, एमएटी नहीं होगा, भाटिया बैटरी परीक्षण जो होता है वो बुद्ध का मापन करता है। इसको भाटिया ने ही जो है दिया था, इसका निर्माण जो है भाटिया जी ने ही किया था। और इसमें आपको बता दें 5 जो है इसके उप परीक्षण होते हैं। सीएटी क्या होता है, सीएटी जो है आपका ये व्यक्तित्व परीक्षण है और इसका निर्माण करने वाले थे लियो बेलक। कौन थे, लियो बेलक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, अर्थात हिंदी में इसको कहेंगे बालकों का अंतर्बोध परीक्षण। ऐसे ही टीएटी क्या होता है, टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी होगी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसका निर्माण करने वाला कौन था, मरे और मार्गन। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, हमें 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था कौन सी थी, पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष अवस्था, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो होती है 2 से 7 साल। तीसरी है मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। और अंतिम है अमूर्त या औपचारिक, जो होती है 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। तो दोस्तों 6वां क्वेश्चन है हमारा, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाती है। जब रचना की बात आ जाती है तो वहाँ पर सृजनात्मकता हो जाता है, तो आपका इसका आंसर होगा सृजनात्मकता। 7वां क्वेश्चन है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है। इसमें आपका आंसर होगा व्यक्तित्व। आपको ये जो टर्म्स हैं व्यक्तित्व, रुचि, प्रेरणा, ऐसे जो टर्म्स आते हैं इनकी परिभाषाएं याद करनी पड़ेगी, अर्थ याद करने पड़ेंगे, तो इससे आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। फिर अगला है 8वां क्वेश्चन, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था। मैंने अभी बताया था मरे और मार्गन ने। 9वां क्वेश्चन है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। क्या हो जाएगा इसमें, जब परिवर्तन होगा अनुभव प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में, तो ये हो जाएगा अधिगम आपका।
फिर 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है परिपक्वता। इसका आंसर होगा परिपक्वता। कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन, ये भी परिपक्व हो जाएंगी और वह कोई कार्य कर सकेगा। जब परिपक्व होगा तभी कार्य कर सकेगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा परिपक्वता। 11वां क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो सीखने से संबंधित जो इनके नियम थे वो थे 3। कौन कौन से थे? तत्परता का नियम, पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, तीसरा था प्रभाव का नियम। और ये आपको क्रम से याद करने होंगे क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि पहला नियम कौन सा था, दूसरा नियम कौन सा था या तीसरा नियम कौन सा था। तो इसे आप ऐसे याद कीजिए, तत्पर होकर अभ्यास करेंगे और अभ्यास करेंगे तो कोई ना कोई प्रभाव जरूर पड़ेगा। इस प्रकार से इसे आप याद कर सकते हैं। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? पावलोव ने किस पे किया था? कुत्ते पे। और इनका कौन सा सिद्धांत था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था। बिल्ली पे किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। वनमानुष पे कोहलर ने। तो इसका आंसर होगा हमारा कुत्ता। फिर 13, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? मैंने अभी बताया था बिल्ली पे। कोहलर के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो इनका सिद्धांत होता है पुनर्बलन का सिद्धांत, नहीं उद्दीपन का सिद्धांत, नहीं क्रियात्मक सिद्धांत, नहीं। इनका सिद्धांत है पूर्ण आकृत या समग्र सिद्धांत। इसे और किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। और किस पे किया था इन्होंने? चिंपांजी पर किया था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब होना चाहिए। 15 क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन होगा। व्यक्ति की वह मन स्थित जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाती है। इसका आंसर होगा आपका समंजन। चलिए देखते हैं अब अतिलघु उत्तरीय। अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस में पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे क्या करते हैं, अतिलघु उत्तरीय में ज़्यादा लिख डालते हैं जिससे उनके पास लघु उत्तरीय के लिए समय नहीं बचता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, जो पूछा जा रहा है वो लिखिए। जैसे 16 क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो 6 से 12 वर्ष। इसको आप भाषा में लिख देंगे कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है अतिलघु उत्तरीय में। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, अशिक्षित व्यक्ति या बालकों के बुद्धिमापन किस परीक्षण से करते हैं? तो जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं या बालक, ये पढ़ना नहीं जानते होते हैं, बालक भी अशिक्षित व्यक्ति भी, तो इनके लिए जो है अशाब्दिक परीक्षण का उपयोग करते हैं। उसका क्या नाम होता है? आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण। इसमें जो होता है चित्र और आकृतियों का प्रयोग करके ये परीक्षण किया जाता है। जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या होता है? उनके लिए बीटा की जगह अल्फा हो जाता है, तो आर्मी अल्फा परीक्षण। ये ध्यान रखिएगा, आर्मी अल्फा परीक्षण जो है शिक्षित व्यक्तियों के लिए होता है और आर्मी बीटा परीक्षण जो है अशिक्षित व्यक्तियों के लिए होता है। 18वां क्वेश्चन है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन था वो किया था एरिक्सन ने। किसने किया था? एरिक्सन ने। 19वां क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? मैंने अभी चारों अवस्थाओं का जो है उल्लेख किया था, तो तीसरी अवस्था क्या होती है? मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज क्या रहती है? 7 से 11 वर्ष। तो आप इसको लिख देंगे। अब ये 18वें में जैसे इरिक्सन लिखना है तो सीधे इरिक्सन लिख के मत छोड़ दीजिएगा, पूरा आंसर लिखिएगा कि बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन इरिक्सन ने किया, इतना लिखिएगा। इरिक्सन को क्या कर दीजिएगा आप?
हाईलाइट कर दीजिएगा ब्लैक पेन से या स्केच से, इसको कर दीजिएगा। फिर आते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पे। क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं? क्रंदन का अर्थ होता है रोना, विलाप करना, और बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण ये सब किस में आता है? ये सब आता है आपका शैशवावस्था में। आपने इसकी अवस्थाएं पढ़ी होंगी, विशेषताएं पढ़ी होंगी, तो उसमें ये आपको मिला होगा। फिर आता है 21वां क्वेश्चन। व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है और बहिर्मुखी होता है। तो ये जो लक्षण हैं, ये जो विशेषताएं हैं, दूसरे व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, ये किसके लिए हैं? ये हैं आपके बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व। 22वां, CAT का निर्माण किसने किया था? तो मैंने बताया था CAT का निर्माण किसने किया था? लियो बेलक ने। फिर से एक बार देख लीजिए किसने किया था? लियो बेलक ने। और TAT का किसने किया था? मरे और मार्गन ने। 23वां क्वेश्चन है, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है इससे, या तो उल्टा करके पूछ लिया जाता है ये किसने कहा है, या स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा है। क्या कहा है स्टैनले हॉल ने? स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो होती है प्रबल तनाव, दबाव एवं संघर्ष का काल होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ इससे जरूर मिल जाएगा आपको। 24वां क्वेश्चन है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाती है? किसी कार्य को करने या ना करने के लिए, इसका आंसर होगा आपका दृढ़ इच्छा शक्ति। ये ऐसी चीज़ होती है कि जिसके कारण आप कोई भी कार्य कर सकते हैं और कोई कार्य को छोड़ सकते हैं। कोई भी आदत आपकी है, बुरी आदत है आपकी, दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से आप उसे छोड़ भी सकते हैं और कोई भी कठिन कार्य को कर भी सकते हैं। सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? मैंने ये बताया था अभी, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम किसका है? ये थॉर्नडाइक का है। और ये कौन सा नियम है? तीसरा नियम है इनका। पहला नियम कौन सा था? पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। फिर देखते हैं 26वां क्वेश्चन। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? ये कौन था? चिंपांजी था, जिसका क्या नाम था? सुल्तान। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? इसमें तो बिल्कुल आपके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं आपको, जैसे लॉकडाउन में आप गोलगप्पे को देखते थे और आपके साथ होता था, तुरंत ही लार टपकने लगती होगी। ऐसे ही उस कुत्ते के साथ होता था। पहले क्या करते थे? घंटी बजाते थे, उसको भोजन देते थे, घंटी बजाते थे, भोजन देते थे। लेकिन तीसरी बार क्या किया? घंटी तो बजा दी लेकिन भोजन नहीं दिया, लेकिन लार फिर भी टपकी थी। ठीक है, तो ये जो थी, इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक से भी स्वाभाविक प्रक्रिया का प्राप्त हुई थी हमें। स्वाभाविक प्रक्रिया क्या थी यहाँ पे? लार का टपकना, इसलिए स्वाभाविक प्रक्रिया जरूर प्राप्त होती है। यही इनके नियम थे। इनका जो है पूरा सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत सभी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, हर सिद्धांत से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। 28वां क्वेश्चन है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? ये सब लक्षण हैं आपके व्यक्तित्व के। जब आप व्यक्तित्व को पढ़ेंगे और उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, उसके लक्षण को पढ़ेंगे, उसकी परिभाषाओं के पढ़ेंगे, तब आप समझ जाएंगे कि ये उन्हीं के लक्षण हैं व्यक्तित्व के। फिर देखते हैं 29वां क्वेश्चन। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है?
तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, वो है आत्मसातीकरण एवं समंजन। ये दो प्रक्रियाएं हैं जिनका इन्होंने वर्णन किया है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। ये किसको प्रभावित करेंगे? ये प्रभावित करेंगे आपके अधिगम को। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम। अब आपने देखा होगा कि अतिलक उत्तरी में कुछ ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अब ये एक शब्द नहीं लिख देना आपको पूरा भाषा लिख करके उसमें जहाँ ये वर्ड आता है उसको लिख देना है। बस इतना ही आपके लिए अतिलक उत्तरी में काफ़ी होता है। तो हमने अतिलक उत्तरी कर डाले हैं। अब हम चलते हैं लघु उत्तरी की ओर। दोस्तों, लघु उत्तरी जो होता है 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसे थोड़ा डिटेल में लिखना होता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मत लिखिए। ये आपकी जो है प्रश्न पर निर्भर करता है कि जैसा प्रश्न है क्या पूछा जा रहा है। ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है तो आप पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हैं। अब व्यवहारिक क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। एक पेज में अगर आप 2 क्वेश्चन के उत्तर भी लिखते हैं तो इतना भी काफ़ी होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन क्या है? बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। अब इसे आप पहले कैसे लिखेंगे? बुद्धि लब्धि के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, फिर अगर आपको किसी मनोवैज्ञानिक की परिभाषा आती है बुद्धि लब्धि के बारे में तो आप उसे लिख देंगे, फिर इसका सूत्र लिख देंगे। बस इतना ही काफ़ी होगा। परिभाषा नहीं आती है तब भी आप उसे अपने शब्दों में क्लियर कर दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा और सूत्र लिख दीजिएगा, बस आ जाएगी। तो हम एक बुद्धि लब्धि की आपको परिभाषा बताते हैं, छोटी सी है और बहुत ईजी है। किसके अनुसार है? कोल एवं ब्रुस के अनुसार। क्या कहते हैं कोल एवं ब्रुस? बुद्धि लब्धि यह बताती है कि मानसिक विकास की योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। तो बुद्धि लब्धि क्या होती है? IQ। इसे क्या बोलते हैं? IQ। इसका फार्मूला क्या होता है? IQ = MA/CA × 100। MA क्या है? मानसिक आयु। CA क्या है? वास्तविक आय। इसमें कभी कभी लोग क्या करते हैं, CA ऊपर कर दिए MA नीचे, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऊपर रहेगा। तो मैं आपको बता दूं MA क्या होता है? माँ, और माँ का दर्जा सदैव ऊपर होता है। अब आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। और दोस्तों एक बात बता दूं आपको, IQ का कोई मात्रक नहीं होता है, ये सिर्फ संख्यात्मक मान में आता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। फिर आता है बात 32वें क्वेश्चन का, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसमें आप अपने मित्रों के एग्जाम्पल ले लीजिए, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व का हो और दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का हो। उन्हीं की विशेषताएं आप लिख दीजिए, बहुत ही अच्छे से आप इसे एक्सप्लेन कर सकेंगे। फिर 33वां क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रिया की अवस्था से आपका क्या तात्पर्य है। हमने चारों प्रक्रियाएं आपको बताई हैं, संक्रियाएं बताई हैं, उसमें जो पूर्व संक्रिया की अवस्था होती है उसमें इसको आपको लिखना है। पहले आप चारों संक्रियाओं के बारे में बता दीजिएगा, चारों अवस्थाओं के बारे में बता दीजिएगा, एक एक जो चारों अवस्थाएं हैं उनको लिख दीजिएगा, फिर इसकी हेडिंग डाल करके इसको जो है एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सभी को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, जो पूछा गया है उतना ही आपको एक्सप्लेन करना है। 34वां क्वेश्चन क्या है, वैयक्तिक भिन्नता से क्या तात्पर्य है। वैयक्तिक भिन्नता ये क्या होता है, समाज में जितने भी व्यक्ति हैं सब में अलग अलग गुण हैं, सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, यही होती है वैयक्तिक भिन्नता, ये सामाजिक गुण होता है। तो आप वैयक्तिक भिन्नता डाल के इसकी, अगर आपको परिभाषा आती है तो परिभाषा लिख दीजिएगा, नहीं तो अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है, कल्पना से आप क्या समझते हैं। ये कल्पना आपकी ना कोई पड़ोसी है ना कोई रिश्तेदार है। यहाँ पे आपको कल्पना के बारे में लिखना है जो चिंतन से रिलेटेड होती है। तो इसको लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, आप कल्पना के बारे में थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करेंगे, फिर कोई परिभाषा लिखेंगे और उसको वहीं पे एक्सप्लेन करके समाप्त कर देंगे।
तो इसकी एक परिभाषा हम बताते हैं आपको, बहुत ही छोटी परिभाषा है, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। कल्पना, इसके लिए मैकडूगल ने कहा था, दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। यह आप लिख देंगे कि मैकडूगल के अनुसार कल्पना की परिभाषा, और इन्वर्टेड कॉमा में ये परिभाषा लिख करके छोड़ देंगे और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे। यही आपको करना है। ये जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसको मैं एक हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। 36वां क्वेश्चन है, अनुकरण द्वारा सीखना से आपका क्या तात्पर्य है। इसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिर 37वां क्वेश्चन आता है, सीखने के तत्परता के नियम से आपका क्या आशय है। ये जो है थॉर्नडाइक का पहला सीखने का नियम है, तत्परता का नियम। तत्परता, जब किसी कार्य के लिए हम तत्पर होते हैं तो हम उसे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और कर सकते हैं। यही तत्परता का नियम होता है। इसके लिए भाटिया जी ने एक लाइन कही है, बहुत ही अच्छी लाइन है, आप उसको जो है ज़रूर इसमें इंक्लूड कीजिएगा। उन्होंने कहा था, तत्पर होने का मतलब किसी कार्य को आधा कर लेना है। अर्थात हम किसी कार्य के लिए जैसे ही तत्पर हो गए, हमने उसे आधा कर लिया, और वास्तव में ये सही भी है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। फिर आता है 38वां क्वेश्चन, मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं। ये आपके सिलेबस में था नहीं, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि इसे आप लिख ना पाएँ। मानसिक थकान हेडिंग डालकर आप इसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। वैसे भी आपको मानसिक थकान तो होने ही लगी होगी। 38वें क्वेश्चन पे 1 से 38 तक 7 आए हैं, इन कोई नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन क्या है, कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है। एक ना एक सिद्धांत आपका लघुत्तरी में जरूर पूछा जाता है, हो सकता है एक से ज़्यादा भी पूछा जाए, तो आप इन सिद्धांतों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। 40वां क्या है, सीखने में परिपक्वता का योगदान बताइए। सीखने में परिपक्वता का योगदान देना है आपको। तो जो परिपक्वता है, यह मूलतः आंतरिक संशोधन की प्रक्रिया होती है। जितना आंतरिक संशोधन होता जाता है, आप परिपक्व होते जाते हैं। इसमें कॉलसेनिक ने बताया था कि परिपक्वता एवं अधिगम एक दूसरे पर निर्भर हैं, अतः इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप जैसे जैसे अधिगम करते जाते हैं, आप परिपक्व होते जाते हैं। तो आप इनकी ये लाइन इसमें लिख दीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा कि क्या, परिपक्वता एवं अधिगम एक दूसरे पर निर्भर हैं, अतः इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल है। और थोड़ा बहुत परिपक्वता के बारे में, सीखने में परिपक्वता का योगदान, ये हेडिंग डालकर 1-2 पॉइंट लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने सभी क्वेश्चन देख लिए हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं और जो परिभाषाएं बताई हैं, सभी आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर और भी क्विज या क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आपको। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।